आज़ादी के सिलसिले की बनाई गई वीडियोस की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तारीख में ये कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी वाकया, कोई भी इंसिडेंट आइसोलेशन में नहीं होता। उस वाकये के पीछे बाज़ औक़ात दहाइयों की और बाज़ औक़ात सदियों का एक सफ़र होता है, जो कि तय करने के बाद वो वाकया रूनुमा होता है। उसकी वाकये की जो बुनियाद होती है, वो शायद दहाइयाँ पहले रखी जाती है और बाज़ औक़ात इस प्रोसेस को सदियाँ लग जाती हैं। तो इसी तरह 1857 का ये वाकया भी आइसोलेशन में नहीं हुआ कि अचानक एक दिन 1857 की ये जंग आज़ादी शुरू हो गई। अगर हम इसकी वजूहात की तरफ तवज्जो करें तो हमें इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जंग आज़ादी हुई, जो म्यूटनी हुई, इसकी बुनियादी तौर पे कौन कौन सी वजूहात थीं जिनको ट्रिगर करने के बाद ये वाकया पेश आया। इसको हम ब्रॉडली अगर स्पीकिंग इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हिस्सा हमें नज़र आता है कि कुछ इसके समाजी और मजहबी वजूहात थी जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा हमें ये नज़र आता है कि कुछ सियासी वजूहात थी। तीसरा कुछ समाजी वजूहात थी और चौथा कुछ इसके इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी या कुछ माशी मसाइल की वजह से भी ये वाला वाक़या पेश आया और कुछ ऐसे हंगामी नौइयत के, फ़ौरी नौइयत के या फ़ौजी नौइयत के मसाइल थे जिनकी वजह से 1857 का ये वाक़या, ये जंग आज़ादी ट्रिगर होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसके कौन-कौन से सियासी वजूहात थी जिनकी वजह से ये वाक़या ट्रिगर होता है। देखिए, सियासी वजूहात के ऊपर जैसे मैंने पहले किसी वीडियो में अर्ज़ किया था कि बरतानिया ने जब तकरीबन 150 साल के बाद 1757 में बंगाल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो ये एक लर्निंग कर्व था जो कि अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका था कि अब वो पीक पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस पूरे सोशल फैब्रिक को, कल्चर को, माशरे को, तहजीब को, मज़हब को, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ लिया है। तो अब इसको उन्होंने इग्नाइट करना था, इस प्रोसेस को तेज़ करना था। तो 1757 के बाद हमें लगता है कि पै दर पै उन्होंने माइलस्टोन अचीव की और जल्दी से जल्दी पूरे बरे-सगीर को हड़प करने की एक जिद्दोजहद हमें नज़र आती है। इस काम को करने के लिए दो ऐसी लेजिस्लेशन की गई या दो ऐसे कानून पास किए गए जिनकी मदद से इस काम को लेजिटिमेट कराया जा सके। लेजिटिमेसी कराने के लिए, किसी भी सल्तनत के ऊपर कब्जा करने के लिए, लेजिटिमेसी बनाने के लिए एक तो लाई गई सब्सिडरी अलायंस, जो कि बेसिकली है तो एक अलायंस कि हमारा आपके दरमियान इत्तेहाद हो गया, कोई मुआहदा हो गया, और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये दो ऐसे लॉज थे जो बरतानिया ने बरे-सगीर में इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि बाद में वजूहात में शामिल हो गए, जिसकी वजह से 1857 की म्यूटनी या 1857 की जंग आज़ादी छिड़ जाती है। अब ये 1857 की जंग आज़ादी के जो सियासी पहलू हैं उनकी अगर हम बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये थी कि बरतानिया ने एक लॉ पास किया कि कोई भी रियासत जिसके बादशाह की अगर नरीना औलाद नहीं है या वो अच्छी तरह से गवर्न नहीं किया जा रहा, मेल एडमिनिस्ट्रेशन और मेल एयर, ये दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी होगी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो रियासत लैप्स कर जाएगी और बरतानिया को हक होगा कि उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में देखें कि मेल एयर की बात तो चले समझ आती है कि नरीना औलाद अगर नहीं है तो आप, एक लॉजिकल बात है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव आपका एतराज़ है। लेकिन मेल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटायरली सब्जेक्टिव। आप कहते हैं कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छी गवर्नेंस नहीं है, हो सकता है वो बादशाह, वो किंग, वो उस रियासत का जो वली अहद है वो कहता हो कि नहीं, मैं तो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो दिस वाज इंटायरली सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि अगर आपकी मेल एडमिनिस्ट्रेशन है और आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे अपनी रियासत को, या अगर आपकी नरीना औलाद नहीं है तो आपकी रियासत को अनेक्स कर लिया जाएगा। इसको कहते थे कि दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन। एक ऐसा फेज आया बरतानिया का बरे-सगीर में जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अनेक्स करना शुरू कर दिया। तो वो अनेक्स किस तरह करते थे, उसको लेजिटिमाइज कैसे करते थे कि दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपका ना कोई मेल एयर है, ना नरीना औलाद है जिसने आपकी रियासत को आगे गवर्न करना है, या फिर ये कि आप अपनी रियासत को अच्छी तरह गवर्न नहीं कर रहे, इसलिए हम इस रियासत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और दूसरा था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ये थी कि ये बड़ा टेक्निकली उन्होंने देखा कि बरे-सगीर के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई यूनाइटेड इंडिया नाम की चीज़ नहीं है। बादशाह एक बैठा हुआ है मुगल, लेकिन यूनाइटेड इंडिया नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक
1600 के दरमियान, 1600 से 1650 के दरमियान की एक स्टडी है। उस वक्त बरे सगीर के अंदर 600 रियासतें थी, छोटी छोटी 600 रियासतें थी। तो ये एक डिवाइडेड इंडिया था। अब इस डिवाइडेड इंडिया में बरतानिया ने ये सोचा कि कोई ऐसी पावर होनी चाहिए जो इसको यूनाइट कर सके। और दूसरा, उनको लर्निंग वहां से ये मिली थी अमेरिका से, कि अगर हमने वहां की जो 13 कॉलोनीज थी जिनके खिलाफ वो लड़े थे और हार गए थे, अगर हमने यहाँ पे 600 रियासतों के खिलाफ लड़े तो हम हार जाएंगे। तो हमें करना ये है कि या तो इनको न्यूट्रलाइज करना है या इनको हड़प करना है। तो हड़प करने के लिए जो लेजिटिमेसी बनाई गई वो थी कि सब्सिडरी अलायंस। पहला मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको बता दिया। सब्सिडरी अलायंस में हमने क्या करना है कि आपका और हमारे दरमियान अलायंस हो गई है। अब अलायंस ये होगी कि 600 छोटी छोटी रियासतें हैं, तो कोई बड़ी फौज तो रख नहीं सकती। आपकी छोटी छोटी अफवाज हैं और इनका खर्चा आपको पड़ता रहता है, जंग होती नहीं है। तो आप ये करें कि आप अपनी फौजों को डिसॉल्व कर दें, डिसमेंटल कर दें, अफवाज अपनी खत्म कर दें। प्रपोजल ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आप अपनी अफवाज को खत्म कर दें। आपका जो डिफेंस है, अगर आपके ऊपर कोई अग्रेशन होता है तो आपका डिफेंस हमारे जिम्मे है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, 2,60,000 की अफवाज है हमारे पास, और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ वो वेल ट्रेंड भी हैं। तो आपको किसी भी लोकल या इंटरनेशनल अगर अग्रेशन का सामना हुआ तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इस तरह हम अलायंस में आ गए। लेकिन सब्सिडरी अलायंस है। अब सब्सिडरी अलायंस में आपने क्या क्या चीजें छोड़नी है। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हम डिसाइड करेंगे, बरतानिया डिसाइड करेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। आपकी टैक्सेशन की पॉलिसी क्या होगी ये भी हम डिसाइड करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड किन के साथ आपने करनी है ये भी हम डिसाइड करेंगे। अगर कोई कन्फ्रंट्रेशन हो जाती है विद इन सब कॉन्टिनेंट तो आपने किसकी तरफ खड़े होना ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो ये चंद सियासी वजूहात थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तनाजुर में अगर हम देखें तो झांसी की जो रियासत थी उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। मरहट्टों की जो रियासत बाकी बच गई थी 1718 में, उसके ऊपर कब्जा इन्होंने किया। और अवध के ऊपर, हैदराबाद दक्कन के ऊपर, बंगाल के ऊपर, मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस की लेजिटिमेसी बना के बरतानिया ने कब्जा कर लिया। अब ये सारी जो चीजें थी, अब इसमें हो क्या रहा है कि आपने फौजियों को तो डिसमेंटल कर दिया, अफवाज तो खत्म कर दी। अब वो जो फौजी हैं वो एक बेरोजगार बंदे की सूरत में उसी माशरे का हिस्सा बन जाएगा। तो एक दरमियान में एंगर पैदा होना शुरू हुआ, जो कि आपको नजर भी आता है कि एक ऐसी ताकत है जो आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रही है, आपके मुल्क के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। राजा भी खुश नहीं है, उस रियासत का हुक्मरान भी खुश नहीं है, उस रियासत की रैयत भी खुश नहीं है। तो आपने अपने दुश्मन पैदा करने शुरू कर दिए। अब ये वो कर तो उस लर्निंग के रिफ्लेक्शन में रहे थे जो अमेरिका से उनको मिली थी, लेकिन इसका काउंटर प्रोडक्टिव होना बाद में सामने आएगा कि आपने सब्सिडरी अलायंस और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नतीजे में रियासतों को अपने कब्जे में करना शुरू किया है। इसके आगे क्या क्या नतायज आएंगे। तो ये सियासी वजूहात थी। उसके बाद अगर हम देखें कि माशी वजूहात क्या थी। माशी वजूहात ये थी कि आपने आते ही, बरतानिया ने आते ही, चूंकि रेवेन्यू बढ़ाना था तो उन्होंने कहा यहाँ पे देखा जाए कि रेवेन्यू कैसे कमाते हैं लोग। तो रेवेन्यू के दो मेजर स्ट्रीम्स थे कि लोग या तो जमींदारी करते थे, जमीन से रेवेन्यू लेते थे, या कुछ कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए थे, कॉटेज घरों में लगे हुए थे। तो उन्होंने ये किया कि एक तो लैंड के ऊपर हाई टैक्सेशन, लैंड से जो आउटपुट निकलती है इसके ऊपर हाई टैक्सेशन, इसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्री हमारी निकलती है इसके ऊपर हाई टैक्सेशन। अब हाई टैक्सेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आपने पैसा इकट्ठा करना है और आपने जो पूरी दुनिया में जंगें आप लड़ रहे हैं उनके खर्चात पूरे करने हैं। तो हैवी टैक्सेशन चाहिए, एक्सप्लॉयट करना है, ज्यादा से ज्यादा दौलत निकालनी है। अब जाहिर है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब जिस बंदे के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है और उसकी लैंड से उतनी इनकम नहीं हो रही जितना आप उसे टैक्स मांग रहे हैं, तो आपने फिर उसके बाद उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया और बंदा बेरोजगार कर दिया। अब ये एक और एंगर फैक्टर है जो ऐड होता जा रहा है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद जो लोकल इंडस्ट्री है उसको आपने खत्म करना शुरू कर दिया। उसके पीछे एक वजह तो ये भी थी लोकल इंडस्ट्री को खत्म करने की कि इसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। जब आपने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया बरतानिया ने और यहाँ से सारा रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया, तो बंगाल के सारे रिसोर्सेज से आपने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खड़ा कर लिया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि अगर एक बंदा घर में बैठा हुआ कॉटेज इंडस्ट्री में कोई चीज बना रहा है, उसकी कॉस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे विद समवन हु इज मेकिंग इन अ फैक्ट्री तो उसमें बहुत फर्क होगा।
उसकी वजह क्या है कि एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप प्रोड्यूस करते हैं इन लार्ज वॉल्यूम्स, आप इकट्ठी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। बल्क में कोई चीज़ परचेज की जाएगी तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। अब वहाँ पे तो फैक्ट्रियाँ बना रही हैं बरतानिया में, यहाँ पे एक बंदा कॉटेज इंडस्ट्री में बैठा हुआ, घर बैठा हुआ काम कर रहा है, तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट में फ़र्क होगा। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री सारी को ख़त्म करना है, ताकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपका आउटपुट बहुत बढ़ गया है, उस आउटपुट को आपने डंप करना है यहाँ के, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपने किया ये कि आपने यहाँ से इंडिया को, बरसगीर को एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एंटिटी बना दिया। अब यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, सारी वैल्यू एडिशन होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत लगी हुई फैक्ट्रियां जो यूरोप में लगी हुई, जो बरतानिया में लगी हुई है, और फिनिश गुड वापस यहाँ आके बिकेगा। अब अलमिया देखें कि यहाँ पे लोग रुई पैदा करेंगे, रुई के रेट पे बेचेंगे, वो बरतानिया जाएगी, बरतानिया से कपड़ा बनेगा और वो कपड़ा महंगे दामों आपको बेचा जाएगा। तो इंडिया को एक सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री बना दिया गया। इसकी मिसाल हमें आज के दौर में नेस्ले की सूरत में नजर आती है कि नेस्ले हमसे ही दूध लेता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें ही बेच देता है वापस, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेता है। तो दिस इज कलोनियल नेचर ऑफ जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है। उसमें देखें कि यहाँ से एक चीज़ ली, उसी में वैल्यू ऐड की और यही वापस बेच दी। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सिस्टम था एग्जिस्टिंग, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप अवाम को भी तंग कर रहे हैं और हुक्मरान को भी तंग कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन आपके पास है सब्सिडी अलायंस के बाद और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बाद। तो आपने अपने दुश्मन पैदा करना शुरू कर दिए और सोसाइटी के अंदर एक एंगर पैदा होना शुरू हो गया। और जब ये लोग जो कि फौज से निकले, आपने लोकल आर्मीज खत्म कराई ना, तो फौज से निकले बेरोजगार हो गए, लोकल इंडस्ट्री से निकले बेरोजगार हो गए, जमीन आपने छीन ली बेरोजगार हो गए। तो ये वाला जो तबका है, जो एक डिसकंटेंटेड किस्म की एक अवाम बनती जा रही है, इसने कहाँ जाना है? इसने इसी सोसाइटी में रहना है। इन्होंने अपना एंगर कहीं ना कहीं तो शो करना है, और वो एंगर फिर हमें नजर आया जब 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो जाती है। और देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि 1500 में बरे सगीर पूरी दुनिया का जो जीडीपी का 25% प्रोड्यूस कर रहा था, आपने उसको ला के 4% पे रख दिया और सारा जो जीडीपी का इन्फ्लक्स कर दिया कि आपने यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना है और फिनिश गुड को इन्फ्लक्स करना है, ताकि इसको एक कंज्यूमर मार्केट बनाया जा सके। तो ये दो वजूहात जिनके ऊपर हमने आज बात की, बुनियादी तौर पे ऐसी सियासी वजूहात और माशी वजूहात, इनकी वजह से ट्रिगर हुआ कि 1857 की जो म्यूटनी है, 1857 की जो जंग आज़ादी है, उनमें इन दो फैक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे माशरती, मजहबी, फौजी और फौरी नौयत की वजूहात थी जिनकी वजह से ये वाला ट्रिगर हो गया इवेंट। थैंक यू सो मच।